अब अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक टर्म आती है काइनेटिक्स। एक्चुअल के अंदर ये काइनेटिक्स वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, दैट इज काइनेसिस, और उसका मीनिंग था मूवमेंट। तो ओवरऑल क्या वर्ड हो गया? केमिकल मूवमेंट। तो केमिकल्स किस टाइप से मूव करेंगे, किस टाइप से आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी इनडायरेक्टली अपने बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, उसकी जो रेट है, वो किस टाइप से कंडक्ट होगी केमिकल रिएक्शन, उससे रिलेटेड अपनी स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, उसकी स्पीड, जो हम फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं स्पीड, और केमिस्ट्री में हम वर्ड यूज करेंगे रेट। तो केमिकल रिएक्शन किस रेट से कंडक्ट हो रही है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। और जब भी केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होगी उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इट मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं वो ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शन को किस टाइप से डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, इट मीन्स रेट के अकॉर्डिंग। देखो कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है, तो अपना फर्स्ट पार्ट है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जनरली जितने भी आयनिक इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, फास्ट। देखो इसके अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा इसके अंदर मिक्स करेंगे हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को आप जैसे मिक्स करोगे थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी देर तो होगा ही नहीं, 1 सेकेंड के भी मिनी पार्ट्स के अंदर AgCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा प्रोडक्ट होगा NaNO3। मिक्स होते ही 1/10 सेकेंड के अंदर AgCl क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाएगा, उसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा। इट मीन्स ये रिएक्शन 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं ले रही है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, दीज रिएक्शंस आर वेरी स्लो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम यूज होता है। देखो डेली लाइफ में हम ये एग्जांपल्स ऑब्जर्व भी करते हैं, लाइक कोरोजन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है जिसको होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये आती है आपकी वेरी स्लो। तो एक रिएक्शन तो हो गई फास्ट और दूसरी हो गई वेरी स्लो रिएक्शन। अब थर्ड पार्ट आता है अपना, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो किसमें कंडक्ट होंगी, मॉडरेटली स्पीड पे, यानी उसके लिए आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है और कम टाइम भी नहीं लग रहा है, तो ये रिएक्शन है मॉडरेटली स्पीड पे। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपने ने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो आपके आपकी केमिस्ट्री की जो सेकेंड बुक है उसके कुछ लास्ट चैप्टर में मिलेंगे, लाइक इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। जब कैन शुगर है वो ब्रेक होगा और उससे ग्लूकोज फॉर्म होगा, तब उसकी स्पीड क्या होती है, मीडियम, ना ज्यादा फास्ट है ना बहुत ज्यादा स्लो है। तो वैसे रिएक्शंस क्या है, मॉडरेटली स्पीड पे बेस्ड है। तो अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अपने बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है, रेट जिसके लिए हम फिजिक्स में टर्म यूज कर सकते हैं स्पीड, तो वो स्पीड तो आप चेक करते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम से, लेकिन इसके अंदर रेट कैसे चेक करनी है। देखो आपने स्टार्टिंग के अंदर एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग के अंदर कोई भी रिएक्शन लोगे, इसमें क्या लोगे, रिएक्टेंट्स। कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, रिएक्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर। स्टार्टिंग टाइम क्या ले लिया आपने, T1। उस टाइम में आपका रिएक्टेंट्स कितना था, उसकी कंसंट्रेशन को हमने ले लिया कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, R1। रिएक्टेंट कंबाइंड हुए, रिएक्शन हुई और वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में।
तो स्टार्टिंग टाइम में प्रोडक्ट को हमने यूज कर लिया P1। एक्चुअल के अंदर स्टार्टिंग में P1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, लेकिन हमने उसके लिए एक वेरिएबल चूज कर लिया P1। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, टाइम कितना हो गया T2, उस टाइम में रिएक्शन क्या हो गई R2 और प्रोडक्ट कितना हो गया P2। क्या हो रहा है, अब अपने को इस रिएक्शन की स्पीड चेक करनी है, तो क्या चेक करना पड़ेगा कि इनिशियल टाइम में कितनी कंसंट्रेशन थी और फाइनल टाइम में कितनी कंसंट्रेशन हो गई। वो चेक करने पर अपने क्या करें, जितना भी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, आइदर रिएक्टेंट हो आइदर प्रोडक्ट हो, टाइम के रेफरेंस में इनकी कंसंट्रेशन में जितना भी चेंज हुआ दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपना ये टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या चेक कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब किसकी कंसंट्रेशन चेक कर रहे हो आप, अगर आपको रिएक्टेंट के रेफरेंस में पूछ रहे हैं तो आप बताओगे चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट के केस में पूछ रहे हैं तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यूज करोगे। किसके साथ में चेंज चेक कर रहे हैं आप, टाइम के साथ में, पर चेंज इन टाइम। टाइम में जितना चेंज होगा उसी के साथ साथ आपने चेक करना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इसके लिए अपने क्या फॉर्मूला बनाएंगे, देखो स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R1, लास्ट में कितनी होगी प्रोडक्ट की, स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है P1, कुछ टाइम के बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी R2 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई P2। तो अब इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है अपने ने, तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट्स की। लेकिन रिएक्टेंट्स क्या होंगे, पहले स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होंगे और धीरे धीरे उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी कम, तो यानी इनडायरेक्टली रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं डिसअपियर। तो हम फर्स्ट में क्या निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन किस चीज की है रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियर होने की। कौन डिसअपियर होने वाला है, रिएक्टेंट्स। क्या है हुआ है, आपने चेक करना है कंसंट्रेशन में चेंज। जब भी आपको कंसंट्रेशन में चेंज निकालना है तो आप क्या करते हो, हमेशा फाइनल कंसंट्रेशन में से क्या माइनस कर देते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन। और किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं हम लोग, टाइम के रेफरेंस में, तो अपॉन में क्या रख देंगे टाइम, चेंज इन टाइम। जब भी चेंज निकालना है तो हम उसको केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं चेंज को शो करने के लिए डेल्टा। डेल्टा किस चीज में चेंज शो कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। अब यहाँ ओनली R लिखा है तो इट मींस आप समझोगे रिएक्टेंट्स लिखे हैं, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन को शो करना है तो हम उसको क्या कर देते हैं, इस टाइप से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। नीचे क्या चेंज हो रहा है, टाइम, तो उसके लिए भी अपने क्या करेंगे डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या हुआ इसके अंदर, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी यूज की थी अपने ने R2, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन R1 अपॉन टाइमिंग में जो चेंज है T2 माइनस T1। अब देखो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी बहुत ज्यादा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम। तो अगर आप कम वाली वैल्यू में से ज्यादा वाली वैल्यू माइनस करोगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, माइनस में आ जाएगी। लेकिन यहां जो मैंने माइनस लगाया है एक्चुअल के अंदर वो इस फॉर्मूले से आया हुआ माइनस नहीं है। देखो होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, फिजिक्स की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन है स्पीड, और आप पढ़ के आए हो स्पीड क्या होता है स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन शो नहीं करते। तो वैसा ही केमिस्ट्री में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो नेगेटिव नहीं आ सकती तो इसलिए अपने को क्या करना है,
आगे माइनस नहीं शो कर रहा, लेकिन हुआ क्या, जब आप इस कम वाली वैल्यू में से ज्यादा वाली वैल्यू माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। और अपने कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, उसको नेगेटिव नहीं शो करना, इसलिए हमने क्या किया, एक साइन अपनी साइड से लगा दिया, माइनस साइन। अब ये साइन लगा दिया और ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन आपका यहाँ सॉल्व करने पर आया वो भी क्या है, माइनस में। तो माइनस माइनस मिला के आपका वो कंसेप्ट पूरा सही हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सिर्फ ये माइनस वर्ड हमने इसलिए यूज किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हमने माइनस लगाया, क्योंकि माइनस एक माइनस यहाँ और इसको सॉल्व करने पर जो माइनस आएगा वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, पूरे रेट को शो करेंगे पॉजिटिव वे में। तो ये चेंज आया आपका, रेट ऑफ रिएक्शन है किस चीज की, रिएक्टेंट के डिसअपियर होने की। अब अगर आपको बोल दिया जाए प्रोडक्ट की निकालनी है, तो प्रोडक्ट की क्या हो रही है, प्रोडक्ट्स हो रहे हैं अपीयर, तो उनकी रेट निकालनी है, तो उसका भी फॉर्मूला वही है। कैसे निकालना है, सेम वही फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगेन डेल्टा से, T मतलब प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया, इट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अपॉन टाइम इज इक्वल टू, इसमें भी क्या होगा, चेंज शो करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0। कुछ टाइम के बाद में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा, प्लस में। और इसके अकॉर्डिंग प्लस नहीं आ रहा है तो आपको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या है, चेंज इन टाइम, तो आप नीचे लिख दोगे डेल्टा टी। तो रिएक्टेंट का आ गया माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और प्रोडक्ट का आ गया प्लस में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अब आपको क्लियर है कि कैसे आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। नाउ नेक्स्ट टर्म है अपनी यूनिट, किस चीज की यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अपने क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखो कंसंट्रेशन के आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, मोलेरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोस्ट कॉमन जो मेथड है दैट इज मोलेरिटी। और मोलेरिटी के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स के लिए अपने ने सीधे टर्म यूज कर ली मोल्स, और वॉल्यूम जनरली क्या होगा, ml में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसी से आपकी यूनिट बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। बुक्स में इस वे में भी लिखा हो सकता है, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर दो टर्म्स आ रही हैं, कंसंट्रेशन और टाइम, उन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो किस टाइप से ग्राफ आएगा। पहले अपने ड्रॉ कर रहे हैं फॉर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के अंदर किस टाइप से ग्राफ आ सकता है, क्या हो रहा है, अपने ग्राफ के दो एक्सिस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में मैंने यहाँ यूज कर लिया कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की, और एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने यहाँ पर टाइम। देखो टाइम स्टार्टिंग के अंदर 0 है, टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते बढ़ते अपने ने मान लिया कि टी टाइम हो गया सेकंड्स के अंदर, और इस एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन। देखो स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने ने मान ली R। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है तो ग्राफ का कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर साइड से। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और ग्राफ का स्लोप इस वे में आ जाएगा।
कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बार बार चेंज हो रही है, तो उसकी जो रेट है वो भी चेंज हो सकती है बार बार, किस पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हो उससे चेंज होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। और एवरेज के लिए क्या है, आपको जो भी पर्टिकुलर दो टाइम देंगे, जैसे आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि कोई 10 सेकेंड है, उसके ऊपर आपने 10 सेकेंड से स्टार्ट किया चेक करना, और 30 सेकेंड के बाद में आपको बताना है कि कितनी हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, जैसे 10 सेकेंड है उससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस ग्राफ के कर्व पे, और दूसरी साइड आपने क्या करना है, 30 सेकेंड वाला जो पॉइंट है उससे भी आपने ग्राफ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसी ग्राफ का जिस पॉइंट पे आपने इसको टच किया है, इस ग्राफ के जिस पॉइंट पे आपने इस लाइन को, इस परपेंडिकुलर को टच किया है, उसी पॉइंट से आपने दूसरी एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेम थिंग 30 सेकेंड वाले से भी। अब देखो 10 सेकेंड वाले को मैंने मान लिया T1 है और 30 सेकेंड वाले को मान लिया T2। T1 से जहां पर ग्राफ टच हो रहा है वहां पर जो कंसंट्रेशन आ रही है उसको आपने मान लिया R1 या C1, कुछ भी मान लो आप। चलो ये मान लेते हैं T1 पे कितना हो गया कंसंट्रेशन C1, और T2 पे कितनी हो गई C2। तो आपको शो करना है चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है C2, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी C1। फाइनल वाले में से इनिशियल को आपने माइनस करना है। टाइमिंग, फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1, माइनस करते ही जो आपका आंसर आएगा एक्चुअल में वो क्या शो करेगा, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी सेम नहीं आती पूरी रिएक्शन के अंदर। तो हम एक टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज रेट, और उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन है तो आपको कैसे शो करना है, डेल्टा, और कंसंट्रेशन शो की है इसलिए आपने इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, डेल्टा टी। अब एक और टर्म आती है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दो टाइप के आपके टर्म्स है सिलेबस में, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एवरेज रेट में तो क्या होगा, आपको एक फिक्स फाइनाइट टाइम के लिए आपको बोल दिया है कि 10 सेकेंड और 30 सेकेंड के बीच में आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, यानी आपको टाइम इंटरवल बताया है, एक फिक्स फाइनाइट टाइम इंटरवल बताया, और उसके रेफरेंस में आपने उसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या देख ली, कंसंट्रेशन और चेंज निकाल लिया। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम में बोल दिया कि नहीं मुझे तो 20 सेकेंड पे ही बताओ कितनी रेट आ रही है। तो एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है तो उससे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम में कहीं पर भी चेंज शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपसे पूछा है वहीं से आपने ग्राफ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये कर्व से कैलकुलेट नहीं होगा। सो आप मैथ्स वालों को तो पता होगा कि जब भी ऐसे ग्राफ पे कैलकुलेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पे वो टच हो रहा है उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस जो कंसंट्रेशन होगी वही क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, शॉर्ट में लिख रही हूँ आर, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन किस पे शो कर रहे हैं, इंस्टेंट टाइम पे शो कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंट टाइम, इट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कंसंट्रेशन चेक कर ली, लेकिन कंसंट्रेशन में चेंज तो हुआ ही नहीं, एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम था, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला डी। कोई पर्टिकुलर टाइम था उसी के अंदर आपने चेक किया है तो इसे आप शो करोगे डी सी अपॉन डी टी। क्या था, सी क्या थी, कंसंट्रेशन, तो इसको भी आपने ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है, डी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा सी अपॉन डी टी। तो दो टर्म्स याद करनी है आपने, एवरेज रेट जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और दूसरी टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंटेनियस टाइम।
उसके लिए आपने सीधे एक फिक्स टाइम पर कंसंट्रेशन ले ली और उसको शो करना है डी सी अपॉन डी टी। तो ये दो टर्म्स याद करनी है। अब यही ग्राफ आपको रिएक्टेंट के लिए ना पूछा हो, किसके लिए पूछा हो, प्रोडक्ट के लिए, तो ग्राफ में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ग्राफ में क्या चेंज होगा, देखो आपने अगेन दो ही एक्सिस ली है, यहां पर अगेन आपने क्या यूज किया है, कंसंट्रेशन, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन यूज की है, प्रोडक्ट्स की, और नीचे की साइड सेम वही है टाइम। अब क्या होगा, देखो स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्रोडक्ट तो बने ही नहीं थे। तो स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल जीरो, टाइम बढ़ता जा रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। रिएक्टेंट का किस टाइप से आया था, डाउनवर्ड स्लोप, और ये क्या हो रहा है, अपर साइड जा रहा है, इट मींस इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही दो टर्म्स पूछ सकते हैं आपसे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करना है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछेंगे, दो टाइम इंटरवल देंगे, उससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, उसी पॉइंट से आपने इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, दो कंसंट्रेशन आ जाएंगी P1 P2, और अगेन वही फॉर्मूला होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट रिएक्शंस। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में कैसे आपने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, वो अपने को चेक करना है। इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। देखो एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, Hg, इट मीन्स मरकरी, कौन सी फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन गैस से। रिएक्ट करने के बाद फॉर्म हो गया HgCl2। अब इसका अपने ने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है। देखो कैसे एक्सप्रेस करना है, पहले क्या होगा, रिएक्टेंट्स जब कंबाइंड होंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा। देखो यहाँ दो रिएक्टेंट ले लिए, यानी इसकी रिएक्शन, जो ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा, इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा। तो अब इसे कैसे शो करना है, देखो स्टार्टिंग के अंदर जो भी है इसकी कंसंट्रेशन, बाद में कितनी है, अपने को शो करना है ओनली चेंज। चेंज को कैसे शो करना है, डेल्टा से। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, Hg। कंसंट्रेशन वर्ड है इसलिए इसको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना है। आपने कोई ना कोई टाइम इंटरवल लिया होगा तो आपको शो करना है डेल्टा टी। देखो इसमें क्या स्पेशल है, जितना ये रिएक्टेंट रिएक्ट होगा उतना ये रिएक्टेंट भी रिएक्ट होगा, यानी इस रिएक्टेंट की रेट, जितनी भी डिसअपियर होने की रेट है उतनी इसकी भी रेट होगी डिसअपियर होने की। इसको कैसे शो करना है, देखो क्लोरीन गैस है, इसमें भी लिख दिया, उसकी कंसंट्रेशन लिख दी, उसको भी क्या कर दिया, ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। चेंज हो रहा है सो डेल्टा किसके रेफरेंस में हो रहा है, टाइम के रेफरेंस में। तो ये जितना डिसअपियर हो रहा है उतना ही क्लोरीन डिसअपियर होगा, इसलिए दोनों के बीच में मैं साइन लगा रही हूं इक्वल, यानी ये और इस दोनों के डिसअपियर होने की रेट क्या है, इक्वल। और आपको बताया है कि रिएक्टेंट के सामने हमेशा आपने क्या लिखना है, माइनस। ये भी रिएक्टेंट है और क्लोरीन वाला भी रिएक्टेंट है, तो इसके आगे भी क्या लिखना है, माइनस। अब आ जाओ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो वो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन को शो करना है डेल्टा। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, HgCl2, उसको आपने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया डेल्टा P। लेकिन ये प्रोडक्ट है सो उसके आगे माइनस नहीं लगेगा, प्लस। क्या स्पेशल है, ये जितना डिसअपियर हुआ उतना ये डिसअपियर हुआ, और जितने ये दोनों डिसअपियर हुए उतना ही ये अपीयर होगा, यानी तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, डिसअपियर होने की रेट किसके इक्वल है, रेट ऑफ अपीयरेंस। जितना डिसअपियर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, अपीयर। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देखो स्टोइकियोमेट्री में क्या है, यहाँ 1 मोल है,
यहाँ पर भी 1 मोल है और यहाँ पर भी क्या फॉर्म हुआ 1 मोल। अगर इसके अंदर एक से ज्यादा मोल है तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लिया है 2HI टूट गया थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर और दो गैसेस बन गई H2 और I2। रिएक्शन पहले बैलेंस होनी चाहिए। देखो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, HI है उसके 2 मोल्स है, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, आयोडीन गैसेस फॉर्म में है, सो ये भी क्या है 2। कैसे एक्सप्रेस करना है, देखो रिएक्टेंट में इसमें एक ही है तो उसकी कंसंट्रेशन हम शो कर देंगे डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट है डिसअपियर हो रहा है, सो माइनस लगा दिया। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है मोल्स। देखो आपने 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसमें जो भी मोल्स होते थे वो हम क्या करते थे, उसकी कंसंट्रेशन में यहाँ पावर्स के फॉर्म में लगा देते थे। लेकिन आपने अभी ऐसा नहीं करना है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को शो करना है, इसमें स्पेशल है क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या चेक कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। वो आपने इक्विलिब्रियम में चेक किया, वो जनरल आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट था। लेकिन ये क्या है, इंडस्ट्री की जो रिएक्शंस है उनमें भी चेक करना है। तो उसमें क्या करना है, जितने मोल्स आपके लिखे हुए हैं उसको आपने इस वे में रिप्रेजेंट करना है। 2 लिखा है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है 1/2। जितना ये डिसअपियर होगा उतना ही क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स अपीयर होंगे। देखो हाइड्रोजन गैस है H2, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, इट मींस आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिसअपियर हुआ था और ये अपीयर। ये किसके इक्वल होगा, जितना H2 डिसअपियर होगा उतना जितना अपीयर होगा H2 उतना ही I2 को भी अपीयर होना पड़ेगा। और उसके आगे भी क्या लगेगा प्लस। ठीक है, तो ये इसमें स्पेशल थिंग है कि इसके आगे जो मोल्स लिखे हुए हैं उसको आपने इस वे में रिप्रेजेंट करना है। देखो आप चेक भी कर सकते हो, HI की कंसंट्रेशन क्या है, H2 से डबल है। जब आपको इसकी डिसअपियर की रेट निकालनी होगी, देखो क्या होगा डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो आप ये वाले 2 को क्रॉस करके कहाँ लेके जाओगे, यहाँ। तो इट मींस अंडरस्टूड है कि H2 जब डबल हो जाएगा तभी तो HI आएगा डबल। सो इसलिए आपको इस वे में रिप्रेजेंट करना है -1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। ट्राई करना, जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको इस वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश करना आप लोग। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये अपने टॉपिक कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कि कौन से फैक्टर प्रेजेंट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, कौन से नहीं होंगे तो नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो इसके अंदर आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सोचो जनरली, जितना ज्यादा रिएक्टेंट लोगे, जितना ज्यादा मटेरियल आपके पास होगा उनके बीच में रिएक्शन ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। दूसरा हम फैक्टर लेते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों, देखो रिएक्टेंट्स के बीच में होना कि आपस में कॉलिजन होना, एक दूसरे से टक्कर करेंगे तभी तो रिएक्ट करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ने पर कॉलिजन की रेट बढ़ जाएगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तीसरा एक आता है टर्म कैटलिस्ट, जो छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे लेकिन विदाउट कंज्यूमिंग, वापस उतनी अमाउंट उनकी रिलीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली कैटलिस्ट होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और लास्ट फोर्थ है सरफेस एरिया। इसका एग्जांपल ले लो, आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन भी एक टाइप से केमिकल रिएक्शन हो गई। इवेपोरेशन के अंदर क्या हो रहा है, कब इवेपोरेशन ज्यादा होता है, जब आप उसका एरिया इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, आप एक कप में चाय पी रहे हो और एक कप के नीचे वाली प्याली के अंदर चाय पी रहे हो, किसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा,
उस सोसर, उस प्लेट के अंदर, क्योंकि उसमें एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी अपनी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर आपको क्रिस्टल फॉर्म में दे रखा है कोई भी पाउडर, कोई भी सॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को कंडक्ट कराने से पहले उस क्रिस्टल को तोड़ के उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होगा तो फटाफट रिएक्शन होगी, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते ही क्या किया हमने, उसका एरिया इंक्रीज कर दिया। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर जितना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। कैटेलिस्ट यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ। देखो, एक साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड बागे, जो आपने 11th में भी पढ़ा है, जिन्होंने क्या दिया था, एक लॉ दिया था, लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ही ले लेते हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। अब आपने को रेट ऑफ रिएक्शन चेक करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस गुलबर्ग और बागे ने जब चेक किया कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगर आपने यहाँ 1 मोल लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने थोड़े ज्यादा मोल ले लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसके रिएक्टेंट ए के ए मोल है और रिएक्टेंट बी के बी मोल है, तो जो भी आपने यहाँ ए और बी लिया है उसको आपने कहाँ शो करना है, इनकी पावर्स पे। ठीक है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, क्या रखना है, कांस्टेंट, और हमने यहाँ पुट कर दिया के एज इट इज। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास। मास मतलब इनकी कंसंट्रेशन से मतलब है, एक्शन मतलब कितना मास एक्शन में है, कितना मास एक्चुअल में एक्ट कर रहा है, कितना रिएक्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड था गुलबर्ग एंड बागे। और यही रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का जो वे है, जिसमें आप बता रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेट लॉ। लेकिन दोनों में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन में तो क्या है, जो भी आपको रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देंगे वही आपने यूज करना है, वो तो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ में क्या करना है, आपने उसकी जगह यूज करना है एक्सपेरिमेंटली। यानी आप चेक करोगे कि रियली में ए रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं जो बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, बी के कितने मोल्स हैं जो बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। यानी एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे तो वो होगा आपका रेट लॉ। काफी बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में दिख रहा है कि इसके 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 3 मोल्स, लेकिन रियली में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो आपके लिए होगा रेट लॉ। अब ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या किया आपने ने, सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन लिया है और उसको बता दिया वो किसके इक्वल है, 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके डायरेक्टली, उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ मैंने उनके लिख दिए मोल्स, कितने मोल्स, कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स में जो वैल्यू दे रखी है, अगर उन पावर्स का हम क्या कर दें, टोटल, तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाएगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार सीबीएसई के एग्जाम में आया है कि ऑर्डर और एक और टर्म आएगी मॉलिक्यूलरिटी, जिसमें दोनों में आपको डिफरेंस बताना होगा। देखो ऑर्डर क्या है? सम ऑफ द पावर्स। किसकी पावर्स का आपने सम किया है? रिएक्टेंट की। सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, तो उनकी पावर्स का जो सम है इट इज कॉल्ड ऑर्डर। और कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन उससे रेट पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो रिएक्शन क्या हो सकती है? 0 ऑर्डर की। रिएक्शन 1 ऑर्डर की भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो आपके सिलेबस में डिटेल में आपको स्टडी करना है 0 ऑर्डर की रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। देखो आपको लग रहा होगा कि ऑर्डर के अंदर भी मैंने यही आपको डेफिनेशन बताई है और मॉलिक्यूलरिटी में भी यही पार्ट बताया है। क्या मीनिंग है? रिएक्टिंग स्पीसीज यानी रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है उन सबका टोटल कर दो, वो क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर भी हम यही कह रहे हैं कि रिएक्टेंट की पावर्स का सम कर दो तो आपके पास में ऑर्डर आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ऑर्डर क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली चेक करना है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड है। जितने मोल्स आपको रिएक्शन में दिखेंगे उतने ही मोल्स का टोटल होगा मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली चेक करने पर आपको जितने मोल्स पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक करने अपने को डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। देखो इसको मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, डिफरेंसेस आपने खुद लिखने हैं। मॉलिक्यूलरिटी में क्या करना है? रिएक्टिंग स्पीसीज को काउंट करना है कि कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, और ऑर्डर में भी सेम थिंग आपने यही चेक करना है। लेकिन डिफरेंस कहाँ से आ रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी में आपने चेक करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और ऑर्डर के अंदर आपने चेक करना है एक्सपेरिमेंटली। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपने NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड। ये टूट के किसमें कन्वर्ट हो रहा है? N2+2H2O। देखो रिएक्शन को देखने पर ही पता चल रहा है कि अमोनियम नाइट्राइड के कितने मोल्स, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है? 1। तो इस केस में मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1। और जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि इसकी कितने मोल्स, इसकी जब मोल्स इसकी कंसंट्रेशन चेंज करके देखी तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इंपैक्ट पड़ रहा था, तो इसका ऑर्डर भी कितना निकला? 1। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपने हाइड्रोजन आयोडाइड का। देखो ये स्पेशल टाइप का एग्जांपल है। हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ब्रेक होके क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन और आयोडीन। लेकिन अगर यही रिएक्शन इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किस पे हो रहा हो? बोर्ड की सरफेस पे, तो इस केस में मॉलिक्यूलरिटी चेक की तो देखने पर पता लग रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बार बार चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। सो इसका ऑर्डर कितना डिक्लेयर कर दिया? 0। देखो सेम ही रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट है, और पहले वाले एग्जांपल में दोनों ही वैल्यूज क्या है? सेम। तो कुछ केसेस के अंदर सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। अब इसमें आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये ऑर्डर निकालने के लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑलरेडी क्वेश्चन में बताएंगे। किस वे में बताएंगे? देखो आपको एक एग्जांपल दे दिया, इस टाइप से लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल K, और यहाँ लिखा हुआ है N2 की कंसंट्रेशन, और यहाँ H2। इनकी पावर्स में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिख दिया 3/2 और यहाँ पर लिख दिया 1/2, और आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने इसे कैलकुलेट करना है। ये है क्या एक्चुअल के अंदर, रेट लॉ। आपको बताया था रेट लॉ क्या है। रेट लॉ एक टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का वे है, जिसमें क्या होगा, आप रिएक्टेंट के ऐसे मोल्स लिखोगे जो आपने कैसे कैलकुलेट किए हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो आपने चेक करना है कि N2 के कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3/2, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1/2। ऑर्डर कैसे निकालना है, दोनों रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं उन दोनों का आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। इट मींस टोटल इस ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का 2। जितने भी आपको देंगे सिंपल सा आपने प्लस करना है और बताना है, ठीक है। तो अब आपने ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं, एक दो तो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी हैं जो आपको बुक में ढूंढ के खुद लिखने हैं। तो अब आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट है, डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस, डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं जो आपके पूरे डिटेल में है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। उसको भी करने से पहले आपको करना है यूनिट। किसकी यूनिट करनी है, यूनिट ऑफ के। देखो एक कांस्टेंट लगाया था हमने रेट लॉ के अंदर, इस के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट लॉ की इक्वेशन में आपने लगाया, इसलिए इसे अपने बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या हो सकती है, देखो अब इसकी यूनिट क्या होगी, अलग अलग ऑर्डर वाली रिएक्शंस में चेंज होगी। तो हम सारे ऑर्डर्स के लिए निकाल के देखेंगे। पहले नंबर पे आपकी स्टार्ट होगी जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के अंदर रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, वो कैसे चेक करना है। देखो आपने लिख दिया पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इक्वल के। यहां पर आपका कोई भी रिएक्टेंट है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उनकी आपने क्या लेनी है, कंसंट्रेशन। ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इट मींस अंडरस्टूड है कि वो कंसंट्रेशन है। अब इनकी पावर्स में क्या आएगा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इट मींस कंसंट्रेशन की पावर में क्या लिखा होगा, 0 लिखा होगा, ठीक है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, जीरो ऑर्डर। अब आपको किसकी यूनिट निकालनी है, के की। कैसे निकालें, देखो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट ऑलरेडी आपने निकाली है, क्या थी, मोल पर लीटर। ये थोड़ा और सिंपल कर देती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट थी आपकी, कंसंट्रेशन ही रखनी थी आपने सबसे ऊपर, अपॉन टाइम, यही था, इक्वल टू के। देखो जिसकी भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1। अब सिंपल आपको निकालना है के की यूनिट। कंसंट्रेशन क्या था, मोल पर लीटर, अपॉन टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। यानी के की यूनिट कितनी हो गई, जो रेट ऑफ रिएक्शन की है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है आपकी के की। ऐसे आपको बस दूसरी भी निकालनी है। अब निकाल रहे हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर की। देखो फर्स्ट ऑर्डर में भी कैसे रखना है आपको, अगेन वही रेट लॉ लिख रहे हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ गई, 1 आएगी तभी तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन। अब क्या करना है, के निकालना है, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। के की यूनिट क्या आएगी, 1 अपॉन टाइम, इट मींस टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। ऐसे आपने सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इन सब की निकाल के देख सकते हो। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूं, जब भी आपको के की यूनिट निकालनी है तो आपके लिए फॉर्मूला है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर एन की जगह आप 0 लिखो, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो जो कंसंट्रेशन की यूनिट थी,
कंसंट्रेशन की यूनिट थी वही यहाँ पर आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर आपका रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में हो तो आपने उसको कंसंट्रेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना होता, उसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखनी होती, आपने उसकी जगह क्या लिखना होता है, प्रेशर। तो जब भी गैसेस आए तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम। एटमॉस्फेयर के आगे भी आपने क्या लगा दिया, 1 - n, उसके थ्रू आप निकालोगे जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन है, इजीली आप के की यूनिट यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।